अगले वाली पीढ़ी को इतना ही पता चलेगा कि वो टाइटैनिक है, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अरे थ्योरी नहीं है, वो घटित है, वो गड़ा, वो डूबी है बोट, लोग मरे हैं, इनमें ये तीनों लोग मरे हैं, फेडरल बैंक बाद में पैदा हुआ है, उसका आपोज खत्म हुआ है, ये सब है। हमारी जो पीढ़ी है जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई है, उन्होंने कुछ किया नहीं देश के लिए, ना हम वैसे बर्ताव किए, ना हमने वो मतलब ब्लॉटिंग पेपर जैसा लिया स्पॉन्ज जैसा और किसको दिया, ऐसा भी किया नहीं। हम हमारे सर्वाइवल मोड में जलते रहे, स्वांत सुखा है जिसको कहते हैं, हमको अच्छा मिले बस, बाकी मरे। मैंने वॉल स्ट्रीट पे देखा है लोगों को ऑपरेट करते हुए, मैंने देखा उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, मैंने रवांडा देश जाके देखा, रवांडा फिल्म देखी, ये सब चीज़ें देखी, डिवास्टेशन क्या होता है तेल अवीव में जाके देखा, मिडल ईस्ट में क्या हालत है, इराक का इन्होंने क्या किया, क्या प्लान था, इराक उनके नक्शे पे था ही। टेस्ला नाम का आदमी था, अभी टेस्ला का आ रही है ना, वो टेस्ला का उनका पूर्वज। उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था वो, जैसे पोल आप खड़ा करो अपने घर के आंगन में और वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी रिसीव कर लो, लाइक मोबाइल के सिग्नल आते हैं वैसे। अच्छा, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था उस जमाने में। और उसको, वो बहुत बड़ा रिसर्चर था। ये तीनों लोगों ने उसको बोला था कि इतना पैसा लगेगा उतना लो और ये बनाओ। और उसी वक्त अमेरिका का पूरा इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉर्गन के हाथ में है। ओके, अगर वो बना लेता वो टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल, तो ये बंद हो जाता मॉर्गन का सब धंधा। पूरा यूएस का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का इंचार्ज मॉर्गन है। वो टेस्ला इनका दोस्त था, ये तीनों का। मैंने बोला था आप बनाओ इसको, हम बेचेंगे इसको, ये अच्छा है, लोगों के लिए है, लोगों को फुकट में मुफ्त में बीज मिले। अब जैसे इनकमिंग फ्री है ना, अपने इधर दे सकते हैं ना, डाटा फ्री दे सकते हैं ना, बिकॉज वंस यू नो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इट इनॉर्मसली यू कैन डिस्ट्रीब्यूट। करेक्ट। तो ये पूरा उसका जनरेटिंग स्टेशन, ये वो फलाना ढिकाना, सब डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा सब खत्म हो जाएगा यूटिलिटी का। तो दैट्स अनदर स्टोरी टू इट। टाइटैनिक जो डूबी है उसके काफ़ी सवाल है कि ऐसे हो ही नहीं सकता, तो वो पूरे दिए हुए, उसका वो उसके पोर्ट अलग है, वो ओलंपिया जैसे मैच होते हैं, उसमें एक बीच में फायर हुआ है टाइटैनिक में, नए बोट में कैसे फायर होगा, तो जानबूझ के फायर किया गया, तो उसका बॉटम वीक हो गया, क्योंकि बॉटम सेपरेट हो गया ना। दैट्स अ प्रॉब्लम विद टाइटैनिक सिंकिंग। बॉटम इंटैक्ट रहता तो फिर भी वो टूटी फूटी बोट चलती रहती, डूबती नहीं। बॉटम ही फट गया ना पूरा, इट ब्रेक लाइक दिस ना, वो ऐसे हुई ना, जैसे ऐसी थी तो वो खड़ी हो गई ना, ऐसे हो गई, दो पार्ट हो गए उसके। तो नीचे से वो टूट, नीचे टूटा, जहाँ से पूरा आइसबर्ग जहाँ भी ठोका होगा, लेकिन वो बीच में फट गई है, जैसे ब्रोक। तो दैट देयर इज अ फायर हैपन, दैट उसका भी ये फायर है, उसका भी रजिस्टर है कि बेलफास्ट में एक फायर हो गया था एक दिन बिफोर दे लॉन्च इट। उसके कारपेट है, वो कारपेट के नीचे जो लकड़ी, उस पर वाइन के कुछ स्टेन है। नए बोट को वाइन के स्टेन कहाँ से आएंगे? फिर उसके नंबर ऑफ पोर्ट होले वो ओलंपिया से मैच होते हैं। उसका जो एक एनग्रेव किया हुआ बोट के निचले हिस्से में जो मेटल पार्ट होता है, उसके एनग्रेव किया होता है बोट का नाम और कोड, वो ओलंपिक के, सब ओलंपिया के। 24 नॉट से आप ले जा रहे हो आइसबर्ग को, और वो कैप्टन स्मिथ का, उसको जेसूट बोलते हैं, वो जेसूट था, मतलब कैथोलिक जो बोलेगा वो। ही इज अ प्योर जेसूट। जेसूट टेक ओथ दैट वॉट एवर द ऑर्डर विल कम वी विल फॉलो, इवन इफ इट्स लाइक एक जिहाद। जिहाद बोलते नहीं, इतना ही फर्क है। मेरा सवाल यही आया था कि हाउ वाज द कैप्टन इन्वॉल्वड? जेसूट था ना, जिहाद ही है वो। उसको सौंपा गया, उसको पूछा गया, सौंपा गया, उसने ले लिया रोमन कैथोलिक चर्च का। तो ये काफ़ी चीज़ें इकट्ठे आई है। मैंने टाइटैनिक पे कम से कम 22 किताबें पढ़ी जो मैं इस थ्योरी के अगेंस्ट की थी। मेरे को इंट्यूशनली कभी फील नहीं आया कि ये लिखा गया है करेक्ट है, क्योंकि ये इसके जवाब नहीं मिलते ना, फिर जवाब दो। मतलब मैं इसी पे आ रहा था कि आपने इतने जो फैक्ट्स हैं वो कहाँ से आए, सोर्सेस कहाँ से आए, यू नो, क्योंकि आगे भी जो भी घटनाएं आपने लिखी हैं, ये कैसे आपके सोर्सेज और कहाँ से फैक्ट्स आपको? शुरुआत वो 3 बुक से हुई। हाँ, फिर उसमें और रेफरेंस थे, ऐसे करते करते ये पूरे बुक के लिए मैंने 482 बुक्स पढ़े हैं। ओके, ये पूरे बुक के लिए। ओके। और उसमें से 200, 250, 250 बुक मैंने लिखा है, उसके अगेंस्ट के भी पढ़े। अच्छा। पूरा डाटा लेके 7 साल लगे मुझे इसको लिखने को। पूरा डाटा लेके बैठा मैं, फिर क्रॉस करता रहा, फिर जो जवाब नहीं मिले वो नहीं मिले, उसको ढूंढा भी, कई लोगों से बात किया मैंने यूएस में, जवाब नहीं मिले।
ओके। और इसको कॉन्स्पिरसी कहते हैं। इसका मुझे बड़ा हंसी आती है इसकी। हाँ। आपको एक, जैसे सपोज कि मैंने आपका कल मर्डर कर दिया और इन्होंने देख लिया, तो ये बोलने लगे दुनिया में जाके इन्होंने मारा, संदीप जी को मारा, इन्होंने मारा। तो मैंने काफी टाइम सुना, फिर मैंने बोला ये क्या बकवास कर रहा है। तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री निकालूंगा, इसको बोलूंगा ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि मैंने संदीप को मारा है। टाइटैनिक की डॉक्यूमेंट्री देखो, उसका प्रोड्यूसर देखो कौन है, वही है जिसने मारा है, जिसने डुबाई है। सो अगले वाली पीढ़ी को इतना ही पता चलेगा कि वो टाइटैनिक है, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अरे थ्योरी नहीं, वो घटित है, वो गड़ा, वो डूबी है बोट, लोग मरे हैं, इनमें ये तीनों लोग मरे हैं, फेडरल बैंक बाद में पैदा हुआ है, उसका अपोज खत्म हुआ है, ये सब है। तो सोच देखिए ना, मेरे को बाकी सब छोड़िए, मेरे को एक चीज कोई करनी है, उसके लिए जो जो उसके प्रतल पे चीजें जो उसके अपोज में जाती है, वो सब चीजों को पहले मैं निपटाऊंगा। तो ये सोच, मैं इसका फैन भी हूं, ऐसी सोच होनी चाहिए। जिसको देश बनाना है उसका ये सोच होना चाहिए। ये मैलिस की तरफ जा रहे हैं वो तो गलत बात है, लेकिन मेरे को अगर कोई चीज को अचीव करना है तो आई हैव टू थिंक इंटायर जिसको पॉजिटिवली अगर कोई कंस्ट्रक्ट करना जाए तो ये कमाल का पूरा एनवायरनमेंट सोचना चाहिए ना, पर्यावरण सोचना चाहिए पूरा, किस किस पे अफेक्ट करेगा, कौन कौन अपोज करेगा, कौन साथ आएगा, कौन ज्यादा इसका ये करेगा, किसको दबाना पड़ेगा, किसको उठाना पड़ेगा, किसको चुप करना पड़ेगा, कोई बोलता रहे तो अच्छा है, ये सब सोचना पड़ेगा। इसमें किसके इंटरेस्ट है, किसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट खर्च होंगे, वो कैसे खड़े होंगे, बाद में उनको पहले खड़ा करना पड़ेगा, उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा। सो ये पेपर पे बहुत, इट्स अ वेरी नाइस वेल प्रिपेयर्ड प्लान है। मतलब टेररिज्म के आजकल जो इवेंट्स हुए हैं, जो भी पिछले साल, ऐसा लगता है नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि अरे क्या सोचते हैं, मतलब लेकिन ये सोच के लगता है कि अरे बाप रे कितने ब्रेन्स लगे होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा मुस्लिम हिंदू इस पे करना, ये कैमोफ्लेज करने जैसी बात है। टेररिस्ट का हो गया तो मुस्लिम टेररिस्ट, हिंदू मरते हैं, ये जो हमसे स्टोरी चलती है वो फैक्ट भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, लेकिन उसका धर्म हमेशा ट्रिगर नहीं है। लेकिन जो ट्रिगर है वो छुपाने के लिए धर्म का इस्तेमाल होता है। धर्म एक स्ट्रिंग है, जैसे गाजा स्ट्रिप में पैलेस्टाइन एक स्ट्रिंग है, कश्मीर एक स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग पे चलता है ना, क्योंकि उस पर माहौल खड़ा होता है। अच्छा 572 टीवी चैनल है, उस पर 400-500 तो इनके ही है, तो ये हमेशा उसको कैमोफ्लेज करने के लिए उनके पास मशीनरी है, मीडिया में प्रोपोगेट करते रहेंगे, प्रोपोगंडा करते रहेंगे। तो ये सोच देखो, मतलब हम और आप मिलके अगर कोई चीज, हमको सपोज किसी मामूली चीज को कोई अंजाम देना है तो कितना सोचेंगे हम? नहीं सोचेंगे, हम बोलेंगे अंजाम दे, खत्म करो यार। मतलब वो स्नाइपर को पकड़ के मार डालो, सुपारी किसको दे के, ये बहुत ही तकला, बहुत जिसको पैम्पस सोच है। लेकिन ये सोचना कि उसका इम्पैक्ट का हो गया, अच्छा उसका अचीव करने का गोल ही अगर वन वर्ल्ड ऑर्डर है तो ये उसके स्टॉप्स है ना उस जर्नी के। एब्सोल्युटली, मतलब बीज जो बोलते हैं, कीप एलिमिनेटिंग पीपल, दैट्स अ वर्क। कितने साल का प्लान। हां, एलिमिनेशन विल गो ऑन फॉर 100 years, वी डोंट नो, इट्स गोइंग ऑन लाइक दैट। दोनों वर्ल्ड वॉर होने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जिसके साथ झगड़ा हुआ, जहां वॉर ट्रिगर हुआ, डेनमार्क का प्रिंस और जर्मनी और इनका हो गया, कोई लॉजिक नहीं इसमें। मतलब एज इफ एवरीबडी वाज प्रिपेयर्ड, एक ट्रिगर की बात थी बस। सब जगह गोदामों में केरोसिन बॉम्ब भरे हुए थे, एक तिलिया की जरूरत थी, वो तिलिया कोई भी जलाए, रास्ते पे चलने वाला कोई मुसाफिर भी जला दे उसकी बीड़ी के लिए, तो भी इधर घर फूटने लगेंगे। ये बात है ना, ये सोच मुझे बड़ा, मतलब ये बुक का जो रात मैंने गुजारी है 7 साल में, मतलब ऐसे नहीं कि रोज रात को लिख पाया हूँ, लेकिन जहाँ भी 2-3 दिन बैठ के लिखा हूँ तो मैं 4-4 रातें सोया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये क्या है, मतलब इट्स लाइक अ विश्वरूप दर्शन है। मतलब महाभारत में आज, मतलब मैं पढ़ा भी है, बल्कि जैसे सुन रहा हूँ, इसको पचाने में इतना टाइम लग रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको भी तो शुरू में तो लगा ही होगा, टू डाइजेस्ट कि ये हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन है ना फाइनली। सर आपको मैं बोलता हूँ, ये फेडरल रिजर्व बैंक का गेम प्लान जब मैंने 12-13 बुक पढ़ी ना, मैं 7 दिन लाइक अ सिक मैन आई वाज लाइंग ऑन बेड, माय बॉडी कुड नॉट सस्टेन। मैं जो मेरी लिखने के टाइम में, नासिक में घर है मेरा एक, वहाँ जाके तो मैं उसी जमाने में दौड़ता था 10-10 किलोमीटर, क्योंकि स्ट्रेन इज द ओनली मेडिसिन फॉर स्ट्रेस। इफ यू गॉट मेंटल स्ट्रेस, यू हैव टू फिजिकल स्ट्रेन करना चाहिए, उतना ही मेडिसिन है। Then the blood start moving, then the oxygen start moving, your stress level comes down, वो एंजाइम आते हैं, वो सब सिक्रेशन होने आता है बॉडी से, वो ग्लैंड से, तो अपन
लेकिन यू लूज, सांस लेना भी तकलीफ बोझ लगता है, क्योंकि इतना सोच लेके जाएंगे कहाँ, ऐसा मुझे लगता था। नहीं, और इतने सारे लोगों का स्कीमिंग आप एक आदमी सोच रहे हैं तो सीधा बोल। हाँ, ये बात तो सही है। तो मैं कोई भी असिस्टेंट नहीं था मेरा, मतलब किसी को मैंने बोला भी नहीं आप ये बुक पढ़ के बताओ, नहीं। लेकिन अभी इसके आगे वो कर रहा हूँ, क्योंकि दैट बर्न मी आउट अ लॉट, बिकॉज हो सकता है उसी वक्त में मैं शायद 4 बुक और लिख देता अगर मेरे को टीम होती तो मैं अभी तो सबके साथ जब भी जाता हूँ सबको बोलता हूँ, कोई है अगर जिसको हिस्ट्री में गाथ सूत्र 2 लिख रहा हूँ इंडिया पे, और एक लिखने वाला हूँ, तो जिसको कोई टाइम है ऐसे रिसर्च में तो ज्वाइन हो जाए तो काम आसान होता है। अरे वाह, क्योंकि एक एक बुक पढ़ना बहुत तकलीफ है। आई नो, क्योंकि जिस तरह से अभी आप बोलते हैं, टॉक्स भी देते हैं, है ना, तो जब सुनते हैं तो लगता है अरे आदमी इतना सहज बोले, इतना सारा, बट अब पता चल रहा है कि उसके पीछे जब आप लिख रहे थे, प्रोसेस में थे, तो क्या आप पे गुजरती होगी और क्या गुजरा होगा आप पे, है ना। मतलब एक दिन रात को मैं 11:30 बजे उठा बाथरूम जाने के लिए, और सडनली वो एक मोसाद की स्टोरी है वो याद आई, जो मैं उसी पहले 2 दिन पढ़ के उसमें लिखने वाला था। तो मैं बाथरूम से लेके बेड तक जब तक आया, मुझे लगा मुझे मोसाद कब भी मार देगा ये लिखूंगा तो, और उस डर से मैं सो नहीं पाया सवेरे 6 बजे तक। मैं बोला, मुझे लगा क्यों मार देगा, मैं तो बुक लिख रहा हूँ, किसने लिखा है उसका रेफरेंस देके लिख रहा हूँ। लेकिन करेज टूट जाती है। अभी तक ये मैंने लिखा भी नहीं है, छापा भी नहीं है, पब्लिश हुआ भी नहीं है। मैं ये बोला ये पब्लिक में जाएगा तो क्या होगा मेरा। फिर मैंने दूसरे दिन ऐसे बैठ के खुद को ऐसे बोला है कि इसके आगे अभी जो भी लिखूंगा उसका परिणाम क्या होगा सोचने का है, तो ही लिख पाऊंगा, या तो फिर वो डेथ इन प्रोसेस है ना। फिर उसका मैं अगर बाद में बोलूंगा 30 साल के बाद कि ऐसी एक सोच आई थी, मैंने स्टडी किया, फिर मैं डर गया, रख दिया, तो कोई भरोसा नहीं करेगा। सो आप गाहे बगाहे बोल ही दीजिए कि ये पर्पस क्या था, ये सब इस सारे प्रोसेस में जाने का, ये सारा स्ट्रेस लेने का, और ये सारे लोगों के सामने सब लाने का पर्पस क्या है। मैं जैसे आपको बोला 70 देशों में गया, तो मैं पूरी दुनिया में जब घूमा ना, तो 2 चीज़ें, मतलब वो देखा हमने हर जगह, मॉन्यूमेंट्स देखे, लोगों को मिला, वो उसका पर्यटन छोड़ दीजिए, उसका असर तो भी होता है ना सबकॉन्शियस पे। शाम को जब बैठेंगे अकेले ड्रिंक लेने को तो सोचते हैं हमने क्या देखा। तो रोम से लेके तेल अवीव से लेके यूरोप में मैं ड्राइव भी किया हूँ, तो मैंने देखा हर जगह। फिर हिंदुस्तान में अपने फ़र्क क्या है, वो तो हमेशा कंपैरिजन चलती रहती दिल में। तो लाइफ क्यों नहीं है सब जगह। आप किसी भी यूरोपियन आदमी को मिलिए, उसकी आंखों की मतलब वो ये हो चुका है, जिसको क्या खेलते ना, वो उसको क्या बोलते हैं, अपनी मार्बल्स, उनकी आंखों के मार्बल हो चुके हैं, उनकी आंखों में कोई भावनाएं नहीं होती। तो ऐसा क्यों है इंडिया में, ऐसा क्यों नहीं है। ऐसा भी सोचता था कभी कभी मैं कि ऐसा क्यों है, लोग इतने, हाउ दे आर सो ड्राई, और आर वी मोर एक्साइटेड, मतलब फर्क क्या है। लेकिन जिंदगी यहाँ महसूस तो होती है। यहाँ जाते आते कोई भी पूछेगा कहाँ जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। वहाँ तुम बैठ के खाना खाओगे और कोई आएगा बोलेंगे खाओ, तो बोलेगा योर फूड यू ईट। वो आरोगेंस नहीं है, उनकी स्टाइल ही आलूफ है। इतने आलूफ कैसे हो जाते हैं, आदमी का नेचुरल नहीं है ना आलूफ होना। मतलब वी आर सोसाइटी ओरिएंटेड सोशल पीपल, आदमी एनिमल है। तो ये सोचता था हमेशा दुनिया के बारे में। हिंदुस्तान के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे हमेशा, अभी हमें थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेरे फादर थे वो कुछ वो टीचर थे, कुछ बताते थे, उनके भी कलीग थे, काफ़ी लोग भी मुझे बुजुर्ग लोग मिले। तो हमेशा मैं सोचा ये किस हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये तो मैं कुछ देख ही नहीं रहा हूँ अभी मेरे आजू बाजू में, अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा है नहीं, कोई उसकी कोई मतलब साइन भी नहीं उसका कि ऐसे लोग थे। दूसरे के लिए सोचने वाला लोग था, किसी के लिए भूखा रहने वाला आदमी था, किसी के बारे में अपने दिल जलाने वाला कोई अंधा टीचर था जो सिखाया, लेकिन उसने मालूम भी नहीं किसको सिखाया मैंने, फिर भी वो सिखाते रहा। मैं बोला ये कोई महाभारत की स्टोरी है, आज अलग अलग टाइम पीरियड बदले के आपने को सुना रहे, ऐसे लगता था। लेकिन मैंने देखे काफ़ी लोग, घुमा जब मैं यहाँ आने के बाद, काफ़ी घुमा पहले 3-4 साल हिंदुस्तान में, मोटरसाइकिल पे घुमा इधर उधर। तो आम लद्दाख में जाओ, जिसको आमदनी नहीं है, आप चले जाओ उसके पास। हम लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, उसको बोलेंगे वो क्या मैगी वगी खाते हो लोग, कुछ है नहीं था अभी तो अच्छा बदल गया अभी बहुत सारा। तो हम जाएंगे, गाड़ी लगाएंगे, आमलेट, हाँ 4 अंडे, अभी हम लोग 10। तो बोलेंगे बैठो, वो बेचारा चलते चलते नीचे जाएगा, कहीं से अंडा ले आएगा, पैसा उतना ही लेने वाला है ना। दूसरे का सोच आता कहाँ से, ये हमेशा मुझे मतलब ये था। कोई उसके अगर मतलब उसके अगर अवशेष नजर आते तो वो था एक जमाने में। किला है तो पहले बस अनवरवाड़ा 6 माले का हो सकता है, अभी 1 माला खड़ा है तो दिखता है।
लेकिन ये कहाँ गया फिर मैंने बिल्कुल ये ठान लिया कि हमारी जो पीढ़ी है जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई है, उन्होंने कुछ किया नहीं देश के लिए। ना हम वैसे बर्ताव किए, ना हमने वो मतलब ब्लॉटिंग पेपर जैसा लिया स्पॉन्ज जैसा और किसको दिया, ऐसा भी किया नहीं। हम हमारे सर्वाइवल मोड में जलते रहे, स्वांत सुखा है जिसको कहते हैं, हमको अच्छा मिले बस बाकी मरे। और ये अगर 3-4 दशक ये सोच अगर उपजी है तो उसका परिणाम ये है कि किसी लेना देना नहीं है। फिर लगती है वो स्टोरी है कुछ महाभारत की, वो था वास्तव ऐसे लगता नहीं है। तो ये गिल्ट बहुत आता था मुझे, अपराध लगता है ना कि हम लोग को ऐसे। अच्छा, ये गिल्ट का कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं अगर 10 लोगों को बोलूंगा मेरे उम्र के, मेरे दोस्त के, वो क्या मतलब है यार, तुम्हारा काम करो। हमारी इंडस्ट्री तो हमको मालूम है कितनी बेवकूफ है लोग हैं। मतलब मैं बहुत मुंह पे बोलता हूँ, उनकी क्या सोच है पर डे के अलावा। हम लोग शाम पे कभी बैठते थे, हमने एक साथ मूवी में काम किया है, हम लोग बातें करते थे, बाकी हमारे को एक्टर अपने देखे, चलो खाने का टाइम हो गया, बहुत हो गया, चलो क्या चल रहा है। मतलब हम लोग सोचते क्यों नहीं है, इतना क्या है, मतलब लाइक अ मशीन। तो मतलब ये सोच ही चली गई है। ऐसा नहीं कि हम वैसे अमेरिकन आदमी, मैंने कहा मैं खाना खा रहा था, वो आया, मैंने खाना है, बोला तुम्हारा खाना है तुम खाओ, ये अरोगेंस नहीं था। वैसे ये अलूपनेस नहीं है, ये सोच ही उनकी ऐसी है। इनकी मतलब जो स्ट्रक्चर है वही ऐसा बन गया है, तो इसका गिल्ट आता है। तो गिल्ट निकालेंगे कैसे, ऐसे मर जाएंगे गिल्ट में। तो कम से कम हमको जो मालूम है वो लोगों को बताना चाहिए। जैसे हमेशा कहता हूँ ना, कोई भी एजुकेटेड आदमी को अज्ञान में मरने का हक नहीं है। वो हेल्पलेसनेस में मर सकता, असहाय करके मर सकता, मैं कुछ बदल नहीं पाया, लेकिन मेरे को मालूम ही नहीं था ये उसको सोच में इसमें हक नहीं है, क्योंकि वो सीखा हुआ है। जो सर्वाइवल मोड पे शाम को क्या करेगा, तो शाम को खाना खाएगा, दिन में काम करेगा, तो उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर हमारे जैसे लोग जिनको पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, इनकी जिम्मेदारी है, जिनके पास नहीं उनको देना। तो देने का जरिया क्या है, मैं तो स्कूल खोल दूं देश भर, या फिर आप जैसे पॉडकास्ट चलाऊं, या फिर बुक लिखूं। सोच हमारी सेम है, मैं लिख रहा हूँ, आप ऑडियो विजुअल यूज कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो अकेले का काम। जैसे वायलिन अकेला बजा सकता है, उसको जरूरत नहीं है, गाने वाले को सब लोग चाहिए। तो आपका गाने वाले का बिजनेस है, आपको सब लोग चाहिए। मेरे को अकेले बैठे मैं अंधेरे में लिख सकता हूँ। लेकिन हमारे जरिया है पहुंचने के, हमारा गिल्ट निकालने के। तो लगता है हम गिल्ट निकालते हैं कि कुछ नहीं कर पाया, ये सोच में मरना तो बड़ी मतलब बुजदिली से भी शर्म की बात है। कुछ कर ही नहीं पाए, तब पता था। मैंने वॉल स्ट्रीट पे देखा है लोगों को ऑपरेट करते हुए, मैंने देखा उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। मैंने रवांडा देश जाके देखा, रवांडा फिल्म देखी, ये सब चीजें देखी। डिवास्टेशन क्या होता है तेल अवीव में जाके देखा। मिडल ईस्ट में क्या हालत है, इराक का इन्होंने क्या किया, क्या प्लान था, इराक उनके नक्शे पे था ही। तो ये मालूम है, हमने पढ़ा, देखा, सुना। मैंने बुश का ये पढ़ा, मैंने देखा कि वो जो पावेल था, वो पावेल एक बार बोलता है कि इराक हैज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, दूसरी बार बोलता है मैंने गलती से कहा आई एम सॉरी। अरे यू आर गिविंग अ ओथ, और ओथ पे बोल रहे हो, इसलिए इराक पे अमेरिका उसके बाद रेजोल्यूशन पास करके वॉर को जा रही है। 1 लाख बच्चे मर गए, उसके बाद तुम 2 साल के बाद बोलते हो मेरी गलती थी। वो 1 लाख बच्चे कहाँ से, ये हम देख रहे हैं और बता ही नहीं पाएंगे किसको। चलो कर नहीं पाए तो चलो अपन बुजदिल लोग हैं, छोटे, बताएंगे तो सही। बताने का तरीका यही है, बात करो या लिखो। तो ये है और कुछ नहीं है। वंडरफुल सर, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। क्योंकि आपने जो ये काम किया और आपने अपने ड्राइव से, अपने इनिशिएटिव से ये काम किया है ना। कई बार ऐसा लगता है कि कई आपको लोग उकसाते हैं, वो करते हैं, बट ये आपके अंदर से आया, आपने ये सोचा, और ये बहुत बड़ा पर्पज़ है। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और मेरे ख्याल से ये जो हमारा पूरा टाइटैनिक का और ये जो सारी शुरुआत हुई, फर्स्ट आप जो कहते हैं स्कीम्ड टेररिस्ट अटैक इंटरनेशनल, तो इसको डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा वक्त लगेगा ही अपने दर्शकों को। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ रुकते हैं और आगे चल के हम आगे जो षड्यंत्र रचे गए हैं उस पर बात करते हैं। बिल्कुल, है ना। थैंक यू वेरी मच सर। प्लेजर इज माइन। यू आर डूइंग सच ए नाइस जॉब। थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि इतना बड़ा रिसर्च, इतने 8 सालों का रिसर्च और 800 पन्नों की ये किताब, इसको 2 भागों में लाना तो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर आपको सही में ये अच्छा लगा हो, ये विषय अच्छा लगा हो, ये बातचीत अच्छी लगी हो, तो हमें बताइए कमेंट्स में। तो हम दीपक जी को फिर बुलाएंगे और आगे फिर हम इसके बारे में बातचीत करेंगे आगे वाले रिसर्च में। चलिए, नमस्ते।